अक्सर जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप होता है तो सबसे ज़्यादा डर बॉयफ्रेंड को होता है कि कहीं गर्लफ्रेंड उस पे 376 यानी रेप का एलिगेशन न लगा दे, ये कहते हुए कि सब आपने शादी का वादा किया और अब आप वादा तोड़ दो। सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही नहीं, इनफैक्ट जहाँ किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है और उस पर्सन को डर होता है कि मैंने किसी और लेडी के साथ संबंध बनाए हैं जिससे मैंने शादी नहीं की है, कल वो जाके पुलिस थाने में ये कंप्लेंट ना कर दे कि सर इसने मेरा रेप किया तो क्या होगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जहाँ भी ब्रेकअप होता है 70 से 80% केसेस में ऐसे एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर होती है, अरेस्ट होती है और ट्रायल चलती है। फिर हम सोचते हैं कि जब अगले का कंसेंट था उसके बावजूद भी हम रेप का केस क्यों फेस करें। पर अब आपको चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2024 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है और बताया है कि किन कंडीशंस पे आप पे इस तरह के फर्जी रेप केसेस नहीं चल सकते। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट नमन मनोहर और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है कानून की हर जानकारी से। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि किन केसेस में रेप का केस नहीं चल सकता या जो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज की जो बात होती है कहां झूठी है कहां सच्ची है। सबसे पहले हम उस केस के फैक्ट्स को जानेंगे और केस को फैक्ट्स जानने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है, नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे मुझसे या मेरी टीम से अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए। तो आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं उसका नाम है महेश दामू खारे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2024 सुप्रीम कोर्ट। नीचे लिंक भी दे रहा हूँ। इस केस के फैक्ट्स अगर हम आपको बताएं तो एक लेडी होती है, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ हो जाती है उनके 2 छोटे बच्चे होते हैं। उनके एक बच्चे की किडनैपिंग हो जाती है, तो वो किडनैपिंग का कुछ केस लेकर एक पर्टिकुलर एक पर्सन के पास जाती हैं। वो ये कहती हैं कि आप समाज के बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आप क्यों ना मेरे बेटे का किडनैपिंग का केस में मेरी हेल्प करें। धीरे धीरे उस सोशल एक्टिविस्ट और उस लेडी की मित्रता भी बढ़ती है। बाद में वो बच्चा जो किडनैप हो चुका होता है वो वापस भी आ जाता है और ऐसे धीरे धीरे उनके संबंध मधुर बनने शुरू हो जाते हैं। जब कुछ साल आगे निकल जाते हैं तो इनके बीच में और अपनी मित्रता गहरी होती है और इनके बीच में फिजिकल रिलेशन बनते हैं। यहाँ पर इस लेडी को ये पता होता है कि वो जो सोशल एक्टिविस्ट है उसकी ऑलरेडी एक वाइफ है और मैं भी मैरिड थी। नो डाउट मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और मेरे 2 बच्चे हैं एंड आई एम अ मैच्योर लेडी, एडल्ट लेडी। ये सारे फैक्टर्स उसको ध्यान थे, फिर भी वो अपने कंसेंट से उस पर्सन के साथ रिलेशन बनाने लगी। अब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वो सोशल एक्टिविस्ट से कहती कि आप मेरे घर का ध्यान रखो, मेरे बच्चों का ध्यान रखो और मुझे आप अगर कोई ग्रांटेड प्रीमाइस दिला दो तो दैट वुड बी रियली ग्रेटफुल। सोशल एक्टिविस्ट उसके प्यार में पड़कर अल्टीमेटली उनको वो घर भी दिला देता है और जहाँ पे वो रेंट पे रहना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसकी पैसों की डिमांड बढ़ती जाती है। पैसों की डिमांड अब बढ़ती है तो सोशल एक्टिविस्ट को लगता है कि अब शायद बात आगे बढ़ चुकी है, तो वो उस पर रोक लगाना शुरू करता है। वो कहता है कि देखिए मैं अब आपको इतने पैसे नहीं दे सकता जितने मैंने आपको पैसे देने थे दे दिए, जितनी हेल्प करनी थी मैंने कर ली। अल्टीमेटली जब उस लड़की को लगता है कि यस अब यहाँ से पैसा नहीं मिलने वाला या उसको लगता है कि अब उसको किस तरह की असिस्टेंस नहीं मिलेगी, तो वो अल्टीमेटली उस पर प्रेशर बनाती है। उस प्रेशर से परेशान होकर सोशल एक्टिविस्ट उस लेडी के खिलाफ सबसे पहले एक्सटॉर्शन की एक एफआईआर दर्ज कराता है। एक्सटॉर्शन मतलब होता है जब आप किसी को फोर्स करके कोई रुपये निकलवाएं। 384 आईपीसी में इसका प्रावधान है। जैसे ही वो एफआईआर दर्ज होती है उसके काउंटर ब्लास्ट के लिए ये लड़की 376 आईपीसी की एक एफआईआर दर्ज करा देती है उस सोशल एक्टिविस्ट के खिलाफ, ये कहते हुए कि इस पर्सन ने मुझे हमेशा से कहा वो मेरे से शादी करेगा और इस शादी के वादे के साथ मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, इसलिए इसने मेरे साथ धोखा किया है और इसने मेरा बलात्कार किया है। उस एफआईआर पे पुलिस कार्रवाई करती है, इन्वेस्टिगेशन होती है और फाइनली उस सोशल एक्टिविस्ट के खिलाफ 376 में चार्जशीट भी फाइल हो जाती है। इस एफआईआर से एग्रीव्ड होकर ये सोशल एक्टिविस्ट अब पहुंचता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आपको पता है कि जब भी हमें कोई एफआईआर चैलेंज करनी होती है तो 482 सीआरपीसी की हमें क्वेश्चन पिटिशन लगानी पड़ती है। वो 482 की क्वेश्चन पिटिशन लगाते हैं और मुंबई हाईकोर्ट से कहते हैं कि ये एफआईआर चलने योग्य नहीं है, यहाँ उसका कंसेंट था। लेकिन मुंबई हाईकोर्ट उनकी इस याचिका को रद्द कर देता है, खारिज कर देता है और कहता है कि नहीं आपके खिलाफ केस चलेगा। अल्टीमेटली वो इस बात से एग्रीड होकर पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो उनका सबसे पहला आर्गुमेंट होता है कि 2008 से 2017 तक यानी लगभग 9-10 साल उसने मेरे साथ रिलेशन बनाए, उसका कंसेंट था, तो ये कहीं से भी नहीं कहा जा सकता कि मैंने उससे मिसकंसेप्शन में या उसे धोखे में रह के उसके साथ संबंध बनाए। और सबसे बड़ी बात, वो खुद एक मैच्योर लेडी है, मैरिड लेडी है और उसको एक बात फर्स्ट दिन से पता है कि मैं मैरिड हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता। फिर भी उसने मेरे साथ रिलेशन बनाए और यस
जस्ट बिकॉज मैंने उसके खिलाफ एक एक्सटॉर्शन की एफआईआर दर्ज कराई, इसलिए उसने उसका काउंटर ब्लास्ट करते हुए मेरे खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई, तो इसलिए मेरे खिलाफ एफआईआर को क्वैश किया जाना चाहिए। वहीं स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, प्राइमा फेसी देखने से केस बनता है, इसलिए एफआईआर चलनी चाहिए। वो एक फिक्स इनका स्टैंड होता है, गवर्नमेंट जो भी पर्टिकुलर होती है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मैटर जाता है, सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहती है कि एक नहीं, हम 100 जजमेंट दे चुके हैं। दीपक गुलाटी से लेके नैन अहमद से लेके कई सारे जजमेंट है जहां हमने इस बात को दोहराया है, देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज एंड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी पर्सन के खिलाफ रेप का मुकदमा चलाना है या आपको लगता है कि उसने आपके साथ धोखा किया, तो आपको कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा कि सिंस बिगिनिंग उसका यही इंटेंशन था कि वो मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और रिलेशन बनाने के लिए ही उसने मुझे झूठा वादा किया कि वो शादी करेगा। अगर ऐसा केस नहीं है तो फिर आप उसको क्रिमिनली लायबल नहीं कर सकते। यानी अगर हम आम भाषा में बात कहें तो फॉर एग्जाम्पल, अगर दो पर्सन आपस में आके कंसेंट से रिलेशन बनाते हैं, वो आगे लाइफ बढ़ती है। कई बार उनको लगता है कि वो शादी कर भी सकते हैं और कई बार लगता है नहीं भी करेंगे। इनफैक्ट वो ये भी सोच लेंगे शुरुआत में शादी करेंगे, लेकिन बाद में जब झगड़े बढ़ते हैं तो वो मना भी कर देते हैं कि शादी नहीं हो सकती हमारे बीच। तो ऐसी कंडीशन में उनके खिलाफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का केस नहीं चल सकता। और जब इस केस में ये बात क्लियर है कि 9-10 साल यानी नियरली अ डिकेड उन्होंने रिलेशन बनाए, उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, शी इज़ अ मैच्योर लेडी, और उनके आपस के कई सारे फोटोग्राफ्स हमने देखे, जिससे ये क्लियरली शो होता है कि उनका कंसेंट था। नो डाउट सेक्शन 375 जो रेप की डेफिनेशन देता है वो कहता है कि अगर आपका कंसेंट नहीं है तो वो रेप माना जाएगा। और कंसेंट की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 90 आईपीसी में, जो ये कहती है कि अगर आप किसी को धोखे में रख के कोई कंसेंट लें तो वो माना नहीं जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ उसको ऐसे इंटरप्रेट करती है कि उसको धोखे में नहीं रखा गया, उसको फर्स्ट डे से पता था, इसलिए हम उनके खिलाफ 376 के एफआईआर को क्वैश करेंगे। दोस्तों, ये जजमेंट बहुत काम का है। अक्सर हमने देखा है कि ब्रेकअप होने पर सीधे एफआईआर दर्ज होती है। तो एक यहाँ पे मैं आपको एक पर्सनल टिप भी दे दूँ, जब भी आपको लगता है कि आपके किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से आपके रिलेशन बन रहे हैं, कहीं ना कहीं आप व्हाट्सएप पे, ईमेल पे कंसेंट लीजिए कि देखिए मेरी कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आपसे शादी करूँगा या नहीं करूँगा। और दूसरा, अगर आप मैरिड हैं तो ये बात फर्स्ट डे से क्लियर करिए, क्योंकि यकीन मानिए मेरा, आपका ये डिफेंस हमेशा आपके लिए काम आएगा। और एक और ज़रूरी बात जो आपके काम आएगी वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के लिए प्लीज़ फॉलो करते रहिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, और कुछ भी जानकारी चाहिए कमेंट में बताइए। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।